हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें और बिना घबराए बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर लें और घंटी भी दबा दे और आगे दिखती रहे। इस चैनल पर बिना घबराए दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी और बिना घबराए देखते रहिए। मेघालय और असम के बॉर्डर के बीच एक शुमशान जंगल में रात ने अपनी काली घनी चादर ओढ़ ली थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, न किसी की आवाज आ रही थी। उस रात विवेक अकेले उस जंगल को पार करने में लगा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। इस जंगल के बारे में जाना जाता था कि अगर कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद यहां आता है तो उसे एक शैतान अपने वश में कर लेता है। वो फिर ऐसी जंगल में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। विवेक को ये बात पता थी, लेकिन वो फिर भी रुक नहीं रहा था, बस आगे बढ़े जा रहा था। जंगल के आखिरी छोर पर एक नदी बह रही थी और उस नदी को पार करते ही असम सीमा शुरू हो जाती थी। उस नदी के ठीक बगल में लकड़ी से बनी एक पुरानी हवेली थी। हवेली के आगे एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था वशीकरण बाबा। गांवों के लोगों का मानना था कि उस हवेली में कुछ अजीब है। वहां ऐसी शैतानी ताकतें हैं जो हवेली में रहने वाले वशीकरण बाबा के मंत्रों की ताकत से इस दुनिया में आ गई हैं। 25 साल का विवेक अब उस हवेली के ठीक सामने खड़ा दिखा था और जोर जोर हाँफ रहा था। उस हवेली के दरवाजे पर एक बद्धा सा चौकोर निशान बना था, ठीक वैसे ही जैसे किसी मंत्र तंत्र की किताबों में होता है। विवेक हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर उसने देखा कि एक बेहद अजीब सा दिखने वाला बाबा वहां कुछ हड्डियों की पूरा कर रहा है। बाबा की नजर तुरंत विवेक पर गई। अब वो जोर जोर से बड्ढे ही डरावने तरीके से मंत्रों को बोलने लगा। विवेक बाबा को देखकर घबरा गया था, लेकिन वो जिस मकसद से बाबा के पास आया था उसे पूरा किए बगैर वो कहीं नहीं जा सकता था। आज से 2 दिन पहले विवेक की शादी को 2 साल होने को आए थे। वो अपनी बीवी वर्षा से बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ दिनों से वर्षा के बदले वर्ताव के कारण विवेक को वर्षा पर शक होने लगा था। उसे लगने लगा था कि वर्षा का किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, जिसे लेकर दोनों के बीच बहुत लड़ाई हो गई और आखिर में बात डिवोर्स तक पहुंच गई और वर्षा उसे छोड़कर अपने दोस्त के घर रहने चली गई थी। विवेक वर्षा पर शक करते करते पागल हो गया था। उसके दिमाग से वर्षा का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। सोते जागते वो बस वर्षा के बारे में ही सोचता रहता। एक दिन वो बस से ट्रेवल कर रहा था तो उसकी नजर सीट पर लगे एक स्टिकर पर गई जिस पे लिखा था सिर्फ 1 घंटे में खोए हुए प्यार को वापस पाएं, और इसी के साथ नीचे एक पता भी लिखा था। विवेक अब उसी पते पर पहुंच चुका था, वशीकरण बाबा के पास। बाबा के मंत्रों की आवाज अब धीमी हो गई थी, पर अंदर एक गहरा सन्नाटा था। बाबा ने बिना विवेक की तरफ देखे उससे उसके आने का कारण पूछ लिया। विवेक ने उस बाबा को सब कुछ बता दिया। बाबा ने विवेक की बातें सुनकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे एक लाल कप दधा दिया और कहा कि इसे धारण करके रोज रात वर्षा की फोटो देखकर विवेक को यह मंत्र पढ़ना है। और धीरे से विवेक के कान में उस बाबा ने एक मंत्र कहा। इस मंत्र को पढ़ने के बाद वो बाबा फिर से अपनी पूजा में लग गया। विवेक ने बाबा को पैसे देने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उस बाबा ने कोई भी पैसा लेने के लिए मना कर दिया। विवेक वापस जंगल के रास्ते जाने लगा। इस बात पर ताज्जुब कर भी रहा था कि अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अनजानी रात में गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि किसी अनजान शक्ति की उस पर निगरानी हो। वो जितनी तेज चलने की कोशिश करता, उसके कदम उतने ही धीमे धीमे बढ़ रहे थे। रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट थे। विवेक अपने घर पहुंचा। उसने पर्स से वर्षा की तस्वीर निकाली और बाबा का दिया हुआ लाल कपड़ा पहना और बाबा का दिया हुआ मंत्र का उच्चारण करने लगा। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि उसे किसी काले साए ने घेर लिया है और वो उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। विवेक ने अपना सर चारों तरफ घुमाया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही समय में वो काला साया वहां से गायब हो गया। विवेक रोज यही करता। ऐसा करते करते कई दिन गुजर गए, लेकिन विवेक की बीवी वर्षा अभी भी वापस नहीं आई।
विवेक ने फिर से वशीकरण बाबा से मिलने का फैसला किया। हवेली पहुंचकर उसने बाबा को बताया कि वर्षा अब तक उसकी जिंदगी में वापस नहीं आई है। बाबा ने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की। विवेक के गले में जो लाल धागा है वो उसके वशीकरण की शक्ति को कम कर रहा है। विवेक ने वो धागा तुरंत उतार दिया। बाबा ने यह भी कहा कि अगर वो वर्षा को इस हवेली में ला सकता है तो वर्षा जरूर विवेक के पास आ सकती है। उस दिन भी विवेक जब अपने घर वापस जा रहा था तब भी उसको ऐसा लगा जो उसके पीछे पीछे चल रहा है और उसे देखे जा रहा है। लेकिन विवेक जो वर्षा से बेहद प्यार करता था, उसे पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो चुका था। अगले दिन विवेक ने वर्षा को कॉल किया और माफी मांगने के बहाने उसी जंगल के पास शाम को मिलने के लिए बुलाया। वर्षा ने कुछ पल सोचा और फिर मान गई। दोनों आज बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। बात करते करते विवेक वर्षा को हवेली के पास ले गया। जैसे ही वर्षा हवेली के पास पहुंची, उसे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। उसने विवेक को तुरंत वहां से चलने को कहा, लेकिन विवेक जबरदस्ती उसे हवेली के अंदर ले गया। बाबा ने जैसे ही वर्षा को देखा, उसने विवेक को बाहर जाने को कहा और दरवाजा बंद कर दिया। पूरे 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन दरवाजा अभी तक बंद था। विवेक को अब बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुला, लेकिन विवेक ने जैसे ही दरवाजे के उस पार देखा, वो देखकर विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर वर्षा बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर के चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं। वो बाबा वर्षा के शरीर पर तरह तरह के निशान बना रहा था, लेकिन रोंगटे खड़ेरिढ़े कर देने वाली बात यह थी कि वर्षा के पास एक बहुत ही भयानक सा काला साया मंडरा रहा था। बाबा ने विवेक को कहा कि अब वर्षा वही करेगी जो विवेक उसे बोलेगा, लेकिन इसके बदले उसे इस काले साये की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी होंगी। विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने वर्षा को वहां से चलने के लिए कहा तो वर्षा एक कठपुतली की तरह उठकर खाड़ी डी आड़ी हो गई। वो एक जिंदा लाश से ज्यादा और कुछ नहीं थी। विवेक वर्षा की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह दहल गया था। उसने बाबा से गुस्से में कहा, वो वर्षा को पहले जैसा बना दे, लेकिन तभी काले साये ने विवेक को पीछे से धक्का दे दिया। वो काला साया बाबा में समा गया। उस बाबा का रूप एक भयानक आत्मा में बदलने लगा था। उस बाबा के चेहरे का रंग नीला पड्डी डीएच गया और आंखें पूरी सफेद हो गईं और जोर जोर से हंसने लगा। उस बाबा ने अपने भयानक रूप में बोला कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो एक शैतान का साया है जो इस जंगल में न जाने कब से कैद था, और उसने वर्षा की आत्मा चुरा के अपने आप को आजाद कर लिया है और विवेक को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया है। ये सब सुनकर विवेक वहां से फौरन भागा, पर वो उस जंगल से निकल ही नहीं पा रहा था। वो जहां से निकलता, कुछ देर बाद वो वापस उस हवेली के सामने ही आ जाता। धीरे धीरे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और वो उसी जंगल में कैद हो गया। 2 महीने बाद उसी जंगल में पुलिस को 2 सड़ी हुई लाशें मिली। वो लाशें किसी और की नहीं, बल्कि विवेक और वर्षा की ही थी, जिसमें 1857 में मारे गए अंग्रेजों को दफनाया गया था। और उन दोस्तों में से विशाल ने हिम्मत दिखाई और शर्त मान ली। अगले दिन तीनों दोस्त विश्वविद्यालय से निकले और नदवा कॉलेज और पक्का पुल के रास्ते से होते हुए कब्रिस्तान के पास पहुंचे। रात के करीब 1 बज चुके थे। सन्नाटा छाया हुआ था और सडीडीडीएच पर भी 1-2 गाड़ी वाले नजर आ रहे थे। तीनों दोस्त कब्रिस्तान में पहुंचे। कब्रिस्तान के चारों ओर दीवार टूटी हुई थी। कोई भी आसानी से अंदर जा सकता था। अब रात के करीब 1 बज चुके थे। सोनू, ठीक है विशाल, कल मिलते हैं, अगर तुम जिंदा रहे तो। विशाल, अरे जिंदा क्यों नहीं रहूंगा, मुझे भूत से डर नहीं लगता है, और जब डर ही नहीं लगता फिर डर किस बात का। इतना कहकर विशाल जोर जोर से हंसने लगा। सोनू और विशाल आपस में बातें कर रहे थे, पर रोहितास पास की कब्रों को बड्ढे गौर से देख रहा था और कब्रों के ऊपर लिखे नामों को बारी बारी से पढ़ते हुए बद्दबद्धा रहा था। सोनू, रोहित, तू कब्रों को इस तरह से क्यों देख रहा है? यहां सारी मर्दों की लाश है, किसी लड़की की नहीं है। ठरकी इंसान। विशाल इसका बस चले तो लड़की को कब्र से निकालकर बोले, आप बहुत सुंदर लग रही हैं, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सोनू और विशाल जोर जोर से हंसने लगे थे।
जो हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। रोहित, अरे नहीं सोनू, मैं तो इन कब्रों पे लिखे नाम को पियाच रहा था, क्योंकि पिछले हफ्ते जब मैं अंजलि के साथ यहां घूमने आया था तो इस थॉमस हैंक की कब्र इस कब्रिस्तान के सबसे आखिरी में थी। और मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने इसी कब्र के पास से फूलों को तोड़ कर अंजलि को दिया था। रोहित की बात सुन सोनू और विशाल भी एक पल के लिए सोच में पड़ीडीडीएच गए। सबके मन में सिर्फ यही सवाल था कि आखिर कब्र एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकती है। और इस बात की पुष्टि इस बात से भी हो रही थी कि रोहित के तोड़े हुए फूलों की पत्ती अभी भी मुरझाई हुई कब्र के पास ही थी। विशाल, अच्छा ठीक है, अब मुझे और उल्लू मत बनाओ। मुझे डराने की तुम्हारी कोशिश किसी काम की नहीं है, समझ गए? मैं इस कब्रिस्तान से अब कल सुबह ही आऊंगा, वो भी जिंदा। चलो जाओ, अब तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ दो। विशाल की बात सुन सोनू और रोहित कुछ नहीं बोले और आपस में बात करते हुए कब्रिस्तान से बाहर आ गए। और विशाल अपने दोस्तों को कब्र से जाते शांत देख रहा था। और उनके जाने के बाद विशाल उसी थॉमस हैंक की कब्र के ऊपर बैठ गया और वहीं पर जमी घास को नोचने लगा। उसकी नजरें पूरे कब्रिस्तान को ताड़ ही रही थी। तभी जमीन से एक हाथ निकला और विशाल के हाथ पकड़ डटकर उसे कब्र से नीचे गिरा दिया। उसने जब आस पास देखा तो कोई नहीं था, और जब उसकी नजर अपने हाथ पर गई तो हाथ पर किसी के नाखूनों से नोचा हुआ था, जिससे खून निकल रहा था। उसने खुद को संभालकर एक बार फिर कब्रिस्तान को देखा तो उसे धुआं ही धुआं उठता हुआ दिखा, जो उसी को घेरने उसी की तरफ बराच रहा था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, धुएं ने उसे घेर लिया, जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगा। और फिर अगले ही पल उसे गोली और तलवारों की आवाजें आने लगी, और ठीक उसकी आंखों के सामने स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों को उन्हीं की बंदूक से उन्हीं का सीना छल्ली कर रहे थे। तलवारों से उनका जिस्म और उनकी गर्दन दोनों को काट रहे थे, और ये सब विशाल के सामने हो रहा था। इतना सारा खून, मौत की चीखें सुनते हुए विशाल की सांसों की गर्माहट बढ़ गई थी। पर उससे पहले वो कुछ समझ पाता या इस सदमे से निकल पाता, अचानक ही किसी ने विशाल को पीछे से धक्का दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने जब पीछे मुड़ कर देखा तो कोई नहीं बल्कि सोनू और रोहित ही थे, और सारा धुआं एक पल में गायब हो गया। सोनू, अबे देख कितना फट्टू है ये। रोहित, अबे जब इतना डर लगता है तो यहां अकेले आने के लिए हाँ ही क्यों करी? जरा अपने चेहरे का रंग देख, डर के मारे कितना उतरा हुआ है। सोनू और रोहित जोर से हंसने लगे, क्योंकि अचानक से धक्का लगने की वजह से वो डर गया था। विशाल, बंद करो तुम लोग अपनी ये नौटंकी और चलो यहां से, मुझे और नहीं रहना इस कब्रिस्तान में। तुम्हें अंदाजा भी है मैं अभी क्या देख रहा था। विशाल जानता था कि जो उसने अभी देखा है वो कभी अपने दोस्तों को समझा नहीं पाएगा, इसलिए झुंझलाता हुआ दोनों से कहकर बाहर जाने को हुआ ही था। तभी रोहित ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। रोहित, अबे तू अकेला कहां चल दिया? चिंता मत कर, तेरे साथ साथ अब हम भी इस कब्रिस्तान में रुकेंगे। फिर तो ठीक है ना विशाल, पर रुकना ही क्यों है? जब से मैं आया हूं अजीब सी ठंड लग रही है, और तुम दोनों के हाथ भी तो बर्फ की तरह ठंडे हो चुके हैं। मैं कहता हूं चलो। विशाल रोहित से हाथ छुड़ाकर कब्रिस्तान की बाहर की ओर चल ही रहा था कि अचानक ही सोनू ने उसके गले में रस्सी डाल वापस से उसे कब्रिस्तान में घसीटने लगा। विशाल, सोनू, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं विशाल, तुम्हारा दोस्त, तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? विशाल चीख के सोनू से कहे जा रहा, पर सोनू ने उसकी एक नहीं सुनी और घसीटता हुआ एक पेड़ के पास ले आया। फिर रस्सी को पेड़ की डाल पर फेंक दूसरी तरफ से खींचता हुआ विशाल को फांसी चढ़ाने लगा। विशाल, सोनू, ये तू क्या कर रहा है? रोहित, तू सोनू को रोकता क्यों नहीं? तुम दोनों मेरे साथ क्या कर रहे हो? विशाल के इतना चीखने पर भी उन्होंने उसकी एक न सुनी, और देखते ही देखते विशाल फांसी की वजह से झटपटाने लगा। इतने में ही उन दोनों में से एक बोलता है, अब जब तू मर ही रहा है तो सुनता जा, हम वो हैं ही नहीं जो तू समझ रहा है। मैं हूं सेनापति थॉमस हैंक, और ये मेरा सिपाही था। तुम भारतीय हमेशा से ही अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम थे और गुलाम रहोगे। इतना कहकर उन दोनों का शरीर धीरे
धीरे अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों की पोशाक से ढक गया, जिनकी आंखों के सामने विशाल फांसी पर लटका तड़ढाप रहा था। विशाल के इतना तड़ढापने पर भी उन सिपाहियों को चैन नहीं आया। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक और तलवार से विशाल के शरीर को छल्ली करना शुरू कर दिया, जिससे विशाल की मौके पर ही मौत हो गई। अगली सुबह जब उसके दोस्त उसे लेने कब्रिस्तान आए, तब कब्रिस्तान के बाहर पुलिस और मीडिया की भीड़ लगी हुई थी, जिन्हें देख दोनों की सांसें तेज हो गई थी। रोहित ने जब भीड़ के बीच जाकर देखा तो उसे कब्रिस्तान के कोने में पेड पर झूलती विशाल की लाश दिखी, जिसे देख दोनों चीखने लगे थे। इंस्पेक्टर भी उनकी चीख से समझ गया था कि ये दोनों लाश के जानने वाले हैं, इसलिए दोनों को लाश की पहचान करने के लिए अंदर बुलाया गया। सोनू और रोहित ने जब विशाल की लाश को गौर से देखा तो उनकी भी रूह कांप गई। गला जोर से दबने की वजह से विशाल की आंखों की पुतलियां बाहर आ गई थीं। आंखों की जगह 2 काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे और नीचे जमीन पर खून ही खून बिखरा हुआ था। साथ ही गोलियों के खाली कारतूस भी बिखरे हुए थे, पर विशाल के जिस्म पर कट का एक भी निशान नहीं था। दोनों ने लाश को पहचान तो लिया था, पर अब यह केस पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था। पर पोस्टमास्टम से यह बात साबित हो चुकी थी। बाहर से भले ही उसके शरीर कोई खरोच ना हो, लेकिन अंदर से उसका शरीर गोलियों से छल्ली पड़ रहा था और अंदर से मांस, नशें, यहां तक कि हड्डियां भी कटी हुई थीं। बहुत जांच पड़ीदा हिचताल के बाद भी केस कभी नहीं सुलझा और कुछ साल बाद सोनू और रोहित की लाश भी उसी रहस्यमयी तरीके से उसी पेडिडा एज पर फांसी पर लटकी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में भी वही लिखा था जो विशाल की रिपोर्ट्स में लिखा था। शरीर पर एक भी कट के निशान नहीं, पर अंदर से जिस्म गोलियों से छल्ली हुआ पड़ रहा था और तलवार से मांस के साथ हड्डियां भी कटी हुई थी। और आज भी इस केस की फाइल लखनऊ के एक थाने में धुल खा रही है। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। सरकार ने कब्रिस्तान को संरक्षित करते हुए चारों तरफ दीवार बनवा दी है और लाइट की सुविधा कर दी है। अब ये रोड रात भर चलती है, लेकिन आज भी तमाम रोशनी और लाइट के होने के बावजूद लोग उस कब्रिस्तान में जाने से डरते हैं।